Hello everyone, this is Rizwan Ahmed, your guide for IBPS SO mains exam for law officers. Today we are going to see how to prepare for mains exam. मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय हमें मिलता है, तो हमें एक डिफरेंट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना है. उस स्ट्रेटजी मैं आपको आज बताऊंगा एंड अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा एग्ज़ाम में करेंगे. मैंने कुछ 12 पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं. अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे. सो लेट्स सी. पहले तो आपको सिर्फ बेयर एक्ट्स पे ही फोकस करना है, ठीक है. जितना भी आपके बेयर एक्ट्स होंगे सारा का सारा बेयर एक्ट से ही आने वाला है, ठीक है. कोई भी नई चीज़ अभी आई नहीं है. हो सकता है जैसे अभी एग्जाम में पैटर्न चेंज आ रहा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. अभी आप देखिए इसमें जैसे कि बेयर एक्ट्स के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको बेयर एक्ट्स को रिवाइज करना है. जितनी बार आप बेयर एक्ट्स को रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. यू हैव टू रिवाइज योर बेयर एक्ट्स एज मच एज यू कैन. ओके, फिर अभी आपको स्टार्ट कैसे करना. फर्स्ट यू हैव टू रीड द बेयर एक्ट चैप्टर वाइज, because if you read chapter wise then you will be able to recall your sections also. Sometimes they will ask section based questions also. तो अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आप सेक्शंस जो भी आपने पढ़े हैं वो आप रिकॉल कर सकते हो, ऑड वन आउट भी कर सकते हो, ठीक है. तो चैप्टर से पढ़ने से ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा. तो चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है आप जब क्लोज करेंगे बेयर एक्ट को तो आप रिवाइज करेंगे, ठीक है. सपोज कीजिए आपने चैप्टर 2 पढ़ा. अब चैप्टर 2 पढ़ने के बाद जैसे ही आपने चैप्टर 2 फिनिश किया, हो सकता है आप चैप्टर 2 फिनिश ना कर पाओ, एक बार में फिनिश करने की जरूरत नहीं. सपोज यू हैव फिनिश्ड योर चैप्टर 2, देन बिफोर क्लोजिंग द बेयर एक्ट यू गो टू द इंडेक्स पेज एंड रिवाइज ऑल द कंटेंट ऑफ द बेयर एक्ट यूजिंग द इंडेक्स पेज. तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको आपके सेक्शंस भी आपको थोड़े थोड़े याद हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू रिकॉल योर सेक्शंस, ठीक है. तो रिवाइज कीजिए इंडेक्स पेज से. फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ओनली. आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कैसे पता लगेगा, जो भी आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, बाय दैट यू कैन गेट टू नो कि हाँ दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज समटाइम्स सेक्शंस आर गोइंग टू रिपीट, चाहे वो कॉन्स्टी हो या टीपीए हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर सिमिलर ओनली, ओके, ठीक है. रीड ऑल द रिसेंट अमेंडमेंट्स. आपको सारे अमेंडमेंट जो भी रिसेंटली हुआ है, जैसे मेरे टाइम पे कंज्यूमर फोरम के जुरिस्डिक्शन में चेंजेस हुए थे तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था. तो ऐसा भी हो सकता है कोई अमेंडमेंट अगर रिसेंटली आया है तो डेफिनेटली वो पूछेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. अगर ऑनलाइन नहीं मिलेंगे तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा. जहाँ से भी मुझे मिलेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा. अभी बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है. जब सपोज यू आर रीडिंग अ सेक्शन, यू जस्ट मार्क पॉइंटर्स, मेक वन वर्ड सेंटेंसेस ऑफ दो सेक्शंस. तो आप जब पढ़ेंगे तो आप हाईलाइट कीजिए. सिर्फ पूरा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, some important words and important pointers so that you will be able to recall the section. आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है. आप क्या करना है, जैसे लास्ट जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने बहुत लेट रियलाइज किया था देयर आर सम सेक्शंस विच आर वेरी सिमिलर. जैसे अपील का लिमिटेशन पीरियड क्या है, किसी का डिपॉजिट है, जैसे सरफाइसी में डिपॉजिट है, ठीक है, रेरा में भी कुछ डिपॉजिट होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ डिपॉजिट होगा, या फिर सपोज कीजिए कि कोई जज कितने टाइम तक अपॉइंट हो सकता है. ये सारी चीज़ें कभी कभी सिमिलर होता है. किसी में 5 ईयर है, किसी में 4 है, किसी में लिमिटेशन 30 ईयर्स है. सो wherever some similar section is there, for this thing you can make a separate table, okay. For main exam you have to be consistent. When you are reading bear acts, you have to read bear acts daily and always record your progress. अभी record progress कैसे record करना, I will tell you in this video only that how you are going to record your progress of the bear acts, ठीक है. अभी जितना भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, सपोज आप लोग कुछ इंस्टाग्राम या फेसबुक अब यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, टीवीज अवॉइड कीजिए, ठीक है. आप मेनली अपना बेयर एक्ट्स पे फोकस कीजिए. बेयर एक्ट्स ही अभी इंपॉर्टेंट है ये 1 मंथ के लिए, ठीक है. आप अपना जो भी आपका फेलियर से जो डर रहे हैं, जो भी आपका डर है या फेलियर से आपका डर है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए. जैसे अभी आप मे बी यू आर थिंकिंग दैट वुड आई बी एबल टू क्लियर माई प्री एग्जाम्स, तो आप इस पे फोकस छोड़ के आप अपना मेंस की तैयारी करने में लग जाइए. अब देखिए ये मैंने पहले जब तैयारी किया था तो इस तरीके से तैयारी किया था. आप ये कुछ मार्क्स देख रहे होंगे,
ये मार्क्स क्या है, ये मेरा प्रोग्रेस है कि मैंने बेयरट कितनी बार रिवाइज कर लिया है। देखिए ये मैंने स्टैटिस्टिक के फॉर्म में ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है। आप देखिए मैंने इसको 5 टाइम रिवाइज किया एग्जाम से पहले। ठीक है, आपने पहले भी रिवाइज किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आप एग्जाम से पहले कितनी बार रिवाइज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का आपको दिखाया है, ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दिखाया। आप देखिए जब मैं आप कह रहा था कि आप टेबल बनाइए, ये टेबल बनाइए, मैंने क्यों बोला था, क्योंकि देखिए मैं लास्ट में समझा 20% डिपॉजिट लिखा है मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, ये 50% सर्फ आईसी का लिखा हुआ है, ये रेरा या शायद मनी लॉन्ड्रिंग का किसी का लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये डिपॉजिट का अगर आप सेपरेट टेबल बना लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा अपील पीरियड डिफरेंट रहता है किसी ना किसी में। सपोज सर्फ आईसी का ही 45 डेज है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि बाकी में 45 है या 30 ही है। तो आप एक सेपरेट टेबल बना लीजिएगा अलग अलग एक्ट्स का, तो आपको इजीली यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एवरीथिंग। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट एक्ट्स कौन कौन से जिसको आपको फोकस करना ही करना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये क्या है, क्रिमिनल एक्ट चेंज हो गया है, तो आप इसको आप क्या कैसे पढ़ सकते हो, आप न्यू एक्ट पढ़ लीजिए और साथ में ओल्ड का कंपैरिजन पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ओल्ड भी पता रहेगा और न्यू भी पता रहेगा। अभी एक्चुअली कंफ्यूजन है कि न्यू आएगा ओल्ड आएगा, एग्जैक्टली हम भी नहीं बोल सकते, हो सकता है ओल्ड ही आ जाए और हो सकता है न्यू भी आ जाए। तो आप न्यू पढ़िए अभी, क्योंकि न्यू स्टार्ट हो चुका है, और साथ में आप ओल्ड का कंपैरिजन भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीपीए एक्ट इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट है, सेल्स ऑफ गुड भी इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप और एलएलपी आप एक साथ पढ़ सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रिलीफ से क्वेश्चन आता ही आता है, अब हर बार आया, हो सकता है इस बार भी आएगा, तो स्पेसिफिक रिलीफ पढ़िए। ठीक है, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़िए, आरटीआई पढ़िए। लोक अदालत की ये जो मैंने सेक्शंस लिखे हैं कि सेक्शन 19 से 22E ज़्यादातर इसी से पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। ठीक है, ओम्बड्समैन की न्यू वाली स्कीम जो आ गई है, आप वो न्यू स्कीम पढ़िए। डीआरटी और सर्फ आईसी से पढ़िए, आरबीआई का पढ़िए, आईटी एक्ट पढ़िए। ठीक है, आईबीसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आईबीसी पे फोकस जरूर रखिएगा। कंपनीज एक्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे इनके कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आई थिंक कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में बताया, वहीं तक ही आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे अभी मैंने बैंकिंग एक्विजिशन लिखा, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था। लोकपाल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। पेमेंट एंड सेटलमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इसका, थोड़ा सा आप इसका एक रिविज़न कर लीजिएगा, क्विक रिविज़न कर लेना। ठीक है, आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट का एक बार रीडिंग लेके आप फिर किसी भी वेबसाइट पे जाके ट्रस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे आई लीडर्स पे आई थिंक आपको मिल जाएगा कंटेंट, वो ही पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत है। सेबी पे आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि सेबी भी अभी कंडक्ट किया है, तो आप सेबी भी थोड़ा सा, मतलब सेबी का भी थोड़ा सा, ये 3 एक्ट जो एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा आर्बिट्रेशन भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, तो अभी आपको पढ़ना कैसे है, देखिए आप अभी आपको मैंने बताया था पॉइंटर्स पढ़ना है। ठीक है, सपोज कीजिए आप चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अभी सेक्शन 10, सपोज ये सेक्शन 10 है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या पूछता है कि एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, क्या ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, इफ मेड विद फ्री कंसेंट किसका, पार्टीज। ठीक है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, अभी इससे क्या आपको पता लगा, देखिए एग्रीमेंट क्या है, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है, कब है, जब वो बनाए गए हो फ्री कंसेंट, दैट आर मेड विद फ्री कंसेंट बाय द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर lawful consideration and lawful object which should not be void। ठीक है, तो आपके हाइलाइटर्स हो गए कि ये छोटे छोटे हाइलाइटर्स आपको मार्क करने हैं और इसी के बेसिस पे आपको याद करना है। पूरा सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग में हाइलाइटर बना लीजिए कि ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट मेड फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट विच इज नॉट void। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपको एक और मैं सेक्शन दिखा देता हूँ।
ठीक है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 बोला है कौन है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लिखा है एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, विच ही सब्जेक्ट साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, ठीक है। अभी इसमें आप क्या समझते हैं, एवरी पर्सन जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट कौन है, जिसकी एज मेजॉरिटी एज पर लॉ। अब सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मेजॉरिटी एज किसकी है, अभी उसमें मान लीजिए आंसर 18 भी आ गया, ठीक, ऑप्शन में आपने 18 लगा दिया, वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला अकॉर्डिंग टू लॉ। अब मतलब जो हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है उसमें सपोज कीजिए अगर अमेंडमेंट आके 21 ईयर्स लिख देता है, ठीक है, तो आपकी एज चेंज होगी, आपका आंसर गलत हो गया। तो अगर 18 है, अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है, देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के बेसिस पे मिल जाता है आंसर तो आपका करेक्ट है। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं दिया, 18 लिखा है, तभी आपको क्लियर करना, तभी आपको टिक करना, अदरवाइज आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। बिकॉज इसमें सेक्शन में क्लियरली मेंशन है एज ऑफ मेजॉरिटी एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। होना क्या चाहिए, साउंड माइंड which should not be disqualified from contracting from by any law। तो इस तरीके से आपका सेक्शन 11 जो है कवर हो गया, ठीक है। अभी देखिए सेक्शन 12 बोल रहा है व्हाट इज साउंड माइंड फॉर पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। साउंड माइंड क्या है कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, अ पर्सन, साउंड माइंड कब होगा, फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एट द टाइम मेक्स इट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग and of forming a rational judgment, ठीक है, as to affect upon his interest, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी देखिए अब कितना कैसे आपने कनेक्ट किया, पर्सन जो साउंड माइंड है, ठीक है, कब साउंड माइंड होना चाहिए, जब उसने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया और वो कैपेबल होना चाहिए मतलब समझने के लिए, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट टू अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपको सारे सेक्शंस मतलब मोस्ट ऑफ द सेक्शंस को पढ़ना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शंस जो आने वाले हैं वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग आने वाले हैं। सेक्शन 12 का प्रोवाइजर देखिए, अ पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली साउंड माइंड मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। अभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी आपके हाइलाइटर्स थोड़े ज़्यादा होंगे कम होंगे, वो आप कैसे पढ़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अ पर्सन यूजुअली साउंड माइंड, ओकेजनली अनसाउंड माइंड, नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। अब इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, लेकिन वो जब साउंड माइंड था उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, जब वो अनसाउंड माइंड था तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया तो वो वैलिड नहीं है। तो इसी तरीके से आपको जो है अपने सारे सेक्शंस को पढ़ना है, ठीक है। आप मेन फोकस आपका बेरेक्ट पे होना चाहिए, बेरेक्ट से ही आपको रिवाइज करना है एंड उसी से आप थोड़े थोड़े वन लाइनर्स टाइप का कुछ बना लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से उसको याद भी कर सकते हैं। टेबल आप बना लीजिए, ठीक है। आपको सारे एक्ट्स के सारे सेक्शंस पढ़ने ही पड़ेंगे। सीपीसी में अभी वो ऑर्डर्स भी पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर रूल्स क्या है वो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रूल्स यानी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो गया, फाइलिंग से हो गया, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप पढ़ेंगे और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स मैंने बताए हैं, अब उस पर भी फोकस कीजिए। और अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो आपको नहीं समझ में आता तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं कुछ एक्ट्स खुद भी कवर कर दूं, जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोग के लिए भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।